हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ये आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में रहेगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी जो हमारा मेजरली डिस्कशन रहने वाला है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आपको इसको लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर 1916 में एक एक्टिविटी आपके सामने आती है और इस एक्टिविटी को जनरली हम क्या कहते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट कहते हैं। आपकी परीक्षाओं में इस एक्टिविटी की ओर से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। अब ये एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी को डायरेक्टली आपको किस तरीके से अप्रोच करना है और इस एक्टिविटी को आपको क्या है इनडायरेक्टली किस तरीके से आपको अप्रोच करके चलना है, ये सारी बातें आज हमको यहाँ पे क्या है करके चलनी पड़ेंगी। देखिए, जो आपको होम रूल लीग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, इस पर जाने से पहले क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कांग्रेस के सूरत विभाजन पर। और कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद 1908 में जो कांग्रेस का मद्रास सेशन बुलाया गया था उस पर भी आपको थोड़ा सा अपना ध्यान क्या है लाना होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि वर्ष 1907 को कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम लोग कैलकुलेट करने का काम करें तो कांग्रेस का एक विभाजन माना जाता है वर्ष 1907 में। और वर्ष 1908 में जब कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के उदारवादियों ने अपने बहुमत का प्रयोग किया और कांग्रेस के उदारवादियों ने अपने बहुमत का प्रयोग करते हुए क्या है कांग्रेस का नया संविधान लिखा। और कांग्रेस के इस नए संविधान की ओर से या कांग्रेस के इस नए संविधान के अंतर्गत या कांग्रेस के इस नए संविधान के आलोक में उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जो बड़ा डिस्टर्बेंस आया था उसी में आपको देखने के लिए मिल भी जाता है। कांग्रेस का 1907 का जो सूरत सेशन है, इसकी अध्यक्षता करने का जो मौका मिला, जो अवसर दिया गया वो रास बिहारी घोष को दिया गया। रास बिहारी घोष कांग्रेस के उदारवादी खेमे के नेता रहे। लेकिन जैसे ही रास बिहारी घोष ने अपना अध्यक्ष भाषण प्रारंभ किया, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो गए। और एग्रेसिव हो गए ये एक अलग बात है, लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ क्या है उदारवादियों पर टूट पड़े। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया नकारात्मक हो गया। ब्रिटिश शासन को अपना हस्तक्षेप लाना पड़ा, सभा स्थल को खाली कराना पड़ा। यानी कि 1907 का जो आपका सूरत सेशन है इसमें कांग्रेस भारतीय जनमानस की मांगों को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं कर पाई, क्योंकि रास बिहारी घोष अपना जो अध्यक्ष भाषण है वो दे नहीं पाए थे। तो ये जो 1907 में आपके सामने एक बड़ा डिस्टर्बेंस आपके सामने आता है, इसी बड़े डिस्टर्बेंस को आधार बना करके इतिहासकार सामूहिक तौर पर कांग्रेस का विभाजन 1907 में ही लेकर के चलते हैं। हालांकि उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता जो दिखाया गया था वो 1907 में नहीं है, बल्कि कहां पर है 1908 में आपके सामने क्या है आता है। अब 1908 में जब मद्रास अधिवेशन बुलाया गया तो एक बार फिर क्या है कांग्रेस के उदारवादियों ने अपनी मेजोरिटी का प्रयोग किया, यानी कि अपने बहुमत का प्रयोग किया और पुनः रास बिहारी घोष को अध्यक्षता सौंपने का कार्य किया। इसके पीछे वजह यह बताई गई क्योंकि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष अपना अध्यक्ष भाषण नहीं दे पाए थे। इस नाते उनको 1908 में पुनः अवसर दिया गया कि आप अध्यक्ष भाषण के माध्यम से कांग्रेस को डायरेक्शन देने का काम करें या कांग्रेस को साल भर के लिए क्या है आगे बढ़ाने का काम करें। अब 1908 में ये आता है कि भाई 1908 में जब फाइनली कांग्रेस के उग्रवादी बिल्कुल बाहर हो गए हैं, उदारवादियों ने पुनः अपने बहुमत का प्रयोग किया, उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उग्रवादी संख्या में क्या थे कम थे। रास बिहारी घोष ने अपना अध्यक्ष भाषण भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद की कहानी आपको ले जाएगी कहां, होम रूल लीग मूवमेंट की ओर। और इसके बाद की कहानी ये है कि 1908 में कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हुआ है
उसके संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है ये सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया को कैलकुलेट करते हुए क्या है, आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ने का कार्य करेंगे तो आपने यहाँ भी मेरे प्यारे साथियों आपका प्रवेश कहाँ पर हो जाएगा, होम रूल लीग मूवमेंट में अपने आप ही आपका क्या है, प्रवेश हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस डिस्कशन को। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो मैंने आपको अभी क्या है ओरली जो बातें मैंने आपके सामने क्या रखने का कार्य किया है। यानी कि 1908, अगर हम 1908 यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दैट मीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, आईएनसी हम कह सकते हैं। तो आईएनसी को अगर हम लोग 1908 में कैलकुलेट करने का काम करते हैं, 1908 में हम कैलकुलेट करने का काम करते हैं, तो हम बहुत ही प्यार के साथ ये कह सकते हैं कि 1908 की जो कांग्रेस है वो किसकी ओर से है, उदारवादी जो हैं वो कांग्रेस में क्या हैं, शामिल हैं। उदारवादी जो हैं वो कांग्रेस में क्या हैं, शामिल हैं। लेकिन जो आपके उग्रवादी हैं वो कांग्रेस में शामिल नहीं हैं। यानी कि उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता क्या है, दिखा दिया गया। उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता क्या है, दिखा दिया गया। डन। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर जो काम करके चलना है, हमें यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया को क्या है, लेकर के चलना पड़ेगा। सरकार का रिएक्शन तो आपको जोड़ के चलना ही पड़ेगा। ये काफ़ी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसे आप दोनों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। उसे आप क्या है मेरे प्यारे साथियों, दोनों के साथ क्या है, रिलेट करने का काम करेंगे। ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है वो उदारवादियों के संदर्भ में क्या है, एक बात तो ये है, ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है मेरे प्यारे साथियों वो उदारवादियों के संदर्भ में क्या रही, ये आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और ब्रिटिश सरकार का जो रिएक्शन है वो उग्रवादियों के संदर्भ में क्या रहा, इस मामले को भी क्या है आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। इस मामले को भी क्या है आपको यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। डन। अब ब्रिटिश सरकार उदारवादियों से क्या अपेक्षा करती है, ब्रिटिश सरकार उदारवादियों से यहाँ पर जो अपेक्षा करके चलती है, मेरी बातें बहुत गौर से समझना, ब्रिटिश सरकार उदारवादियों से यहाँ पर क्या है एक संवैधानिक अपेक्षा करके चलती है, एक संवैधानिक अपेक्षा करके चलती है। इसे आप क्या कहेंगे, एक संवैधानिक अपेक्षा आप कहने का कार्य करेंगे, एक संवैधानिक अपेक्षा ही आप कहने का काम करेंगे। और संवैधानिक अपेक्षा का मतलब क्या होगा, संवैधानिक अपेक्षा का मतलब ये होगा कि सरकार की ओर से जो उदारवादी हैं, है ना, सरकार की ओर से जो उदारवादी हैं इनको क्या किया गया, इनको आमंत्रित किया गया। इनको क्या किया गया, इनको मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। यानी कि इनको क्या किया गया, इनको इनवाइट किया गया कि भाई आ जाओ, क्या कहा, आ जाओ हमारे साथ बैठो या अपने डेलीगेशन हमारे पास भेजो और हम सब लोग मिलकर के क्या है भारतीयों के राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास का ड्राफ्ट बना लेते हैं, है ना। तो आमंत्रित किया गया किसको, उदारवादियों को आमंत्रित किया गया, उदारवादियों को। तो हम कह सकते हैं कि भारतीयों के विकास के संदर्भ में, भारतीयों के डेवलपमेंट के संदर्भ में, यानी कि भारतीयों के विकास के संदर्भ में, भारतीयों के विकास के संदर्भ में कि भी आ जाओ मिल लेते हैं, आपस में एक अच्छा संवाद स्थापित करते हैं, या आपस में एक क्या है एक सकारात्मक संवाद स्थापित करते हैं और भारतीयों का जो राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास का मामला है उसको यहाँ पर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छी बात करनी हो तो मैं तो यही आपको समझा के चलूंगा कि उदारवादियों को कांग्रेस की ओर उदारवादियों को ब्रिटिश सरकार की ओर से जो इनवाइट किया गया है ये क्या है, ये ऐसा है जैसा कोई छोटा बच्चा रोता है। कोई छोटा बच्चा रोता है तो छोटा बच्चा जब रोता तो हम उसको शांत करने के लिए क्या है एक खिलौना देने का कार्य करते हैं। और अक्सर हम पाते हैं कि बच्चा जो है
खिलौने को पाने के बाद क्या है, शांत हो जाता है। तो इसकी वजह यह होती है कि बच्चा खिलौने के साथ अपने आप को रिलेट करता है, बच्चा खिलौने के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, बच्चा खिलौने के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करता है, उसमें इंगेज होने का काम करता है। तो इस नाते जो रोने की प्रक्रिया है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। यहाँ सरकार को ये लगता है कि अगर उदारवादी उग्रवादियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे खिलाफ अपने आप को कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके चले, ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ आंदोलन चलाना प्रारंभ कर दें। डर है भाई उनको, ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ मास एक्टिविटी लेकर के आए। हालांकि उस समय इन तमाम प्रकार की बातों की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम थी, लेकिन सरकार का भय है या सरकार की ऐसी कैलकुलेशन आप यहाँ पर क्या है, विदाउट एनी हेजिटेशन जोड़ के चल सकते हैं। इस नाते सरकार ने कहा कि उदारवादियों को थोड़ा इंगेज कर देते हैं, उदारवादियों को थोड़ा क्या है, बहला फुसला लेते हैं। भी आज आप 1908 में आकर के क्या है, आज आप 1908 में आकर के क्या है, उदारवादियों को इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि हम भारतीयों का राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास का एक ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ड्राफ्ट बनाने की इस प्रक्रिया में हम आपको अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं या आपको अपने साथ जोड़ के चलना चाहते हैं। भैया आप पहले कहां गए थे? 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, 1905 तक कांग्रेस के उदारवादी लगातार डेलीगेशंस बनाते रहे और उन तमाम प्रकार के डेलीगेशंस के माध्यम से भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को आपके सामने रखते रहे, लेकिन आपने सुध नहीं ली। आपने भारतीयों का राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास कांग्रेस के उदारवादियों की ओर से बिल्कुल भी नहीं किया। आपने मनमाना व्यवहार किया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट किसके सामने रख दिया? कांग्रेस के उदारवादियों के सामने रख दिया और उसमें क्या दिया कि बजट संबंधी मामलों पर या वित्तीय मामलों पर आप प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। लेकिन वो अधिकार भी आपने क्या दिया, आधा अधूरा आपने देने का कार्य किया कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो रखते हैं लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, दैट मीन्स अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आज आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? 20 साल तक कांग्रेस के उदारवादी लगातार डेलीगेशन आपके सामने भेजते रहे, लगातार आपसे एक्सपेक्ट करते रहे कि आप उनके अकॉर्डिंग भारतीय जनमानस का सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास करेंगे, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली, आपने मनमाना व्यवहार किया और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से जो आप चाहते थे वो आपने देने का कार्य किया। अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस के उदारवादी आपके साथ आ जाएं। अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस के उदारवादी आपके साथ बैठें। अब आप चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सरकार और कांग्रेस के उदारवादी मिलकर के क्या है, भारतीय जनमानस के विकास के संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करें या कोई दस्तावेज तैयार करने का काम करें। तो ये क्या है, ये केवल एक बहलाने फुसलाने की प्रक्रिया है। सरकार ने बहुत अच्छे से इस काम को कैलकुलेट किया और कांग्रेस के उदारवादियों को अपने साथ क्या है, जोड़ने का कार्य किया। बात आ रही समझ में? अब ये जो आपके उग्रवादी हैं, उग्रवादियों के संदर्भ में सरकार का जो व्यवहार है, देखिए उग्रवादियों के संदर्भ में जो सरकार का व्यवहार आप लेकर के चलेंगे, उग्रवादियों के संदर्भ में जो सरकार का व्यवहार आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, तो सरकार का व्यवहार कैसा है? दमनकारी है। सरकार का व्यवहार कैसा है? दमनकारी है। सरकार ने बहुत चालाकी से काम किया, उदारवादियों को अपने साथ एंगेज कर लिया और जो उग्रवादी हैं उग्रवादियों के संदर्भ में दमनकारी व्यवहार अपनाने का कार्य किया, क्योंकि सरकार जानती है कि उग्रवादियों में एग्रेशन है और उग्रवादियों का एग्रेशन जो है, अगर ये कांग्रेस इस एग्रेशन को अपना लेती है तो सरकार ये मान के चलती है कि कांग्रेस आंदोलन भी चलाएगी, जन आंदोलन भी चलाएगी, बहिष्कार कार्यक्रम भी लेकर के आएगी, धरना प्रदर्शन भी करेगी, हड़तालों का आयोजन भी करेगी। तो उग्रवादियों का दमन करना प्रारंभ हुआ 1908 के बाद, या 1908 से आप इसको मान सकते हैं। सरकार मेरे प्यारे साथियों ये भी जानती है कि अगर हम उग्रवादियों का सप्रेशन करके चलेंगे, अगर हम उग्रवादियों का दमन करके चलेंगे तो उदारवादी नाराज नहीं होंगे,
यानी कि हमारे इस व्यवहार का उदारवादी जो है क्या है वो विरोध नहीं करेंगे। सरकार इस बात को जानती है, क्योंकि उदारवादियों ने उग्रवादियों से ऑलरेडी क्या है अपनी दूरियां बना ली हैं। तो सरकार एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है उग्रवादियों का दमन करने की प्रक्रिया में, कि कांग्रेस को एग्रेशन ना मिले, और साथ ही साथ क्या है कि हम उग्रवादियों का दमन करने की बात करेंगे, उदारवादी और भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उदारवादी ऑलरेडी क्या है उनसे नाराज हो गए हैं, और उदारवादी हमारी इस प्रक्रिया का या हमारे इस व्यवहार का किसी भी प्रकार से कोई क्या है साथियों विरोध करके नहीं चलेंगे। इस नाते सरकार का व्यवहार जो रहा उदारवादियों के संदर्भ में वो कैसा रहा, वो दमनकारी रहा। हम ये कह सकते हैं उग्रवादियों की गिरफ्तारियां की गई, उग्रवादियों की गिरफ्तारियां की गई, उग्रवादियों की गिरफ्तारियां की गई, उग्रवादियों की गिरफ्तारियां की गई। हम ये भी कह सकते हैं इस समय सबसे बड़ी गिरफ्तारी, इस समय सबसे बड़ी गिरफ्तारी, इस समय सबसे बड़ी गिरफ्तारी, इस समय सबसे बड़ी गिरफ्तारी बाल गंगाधर तिलक दैट मीन्स बीजी तिलक की गई। इस समय सबसे बड़ी गिरफ्तारी बाल गंगाधर तिलक दैट मीन्स किसकी की गई, बीजी तिलक की गई। क्योंकि अगर उग्रवादी खेमे में कोई है जो अपने व्यक्तित्व में या अपनी विचारधारा में मोर एग्रेशन लेकर के चलता है तो वो कौन है, वो तो आपकी बीजी तिलक हैं। तो सरकार ने जो निशाना साधा वो बिल्कुल सही साधा मेरे प्यारे साथी। सरकार ने जो यहाँ पर निशाना साधा है वो बिल्कुल क्या है, सही निशाना साधा है। ठीक है, ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए, और इस डिस्कशन को यहाँ से आपको इस तरीके से ही लेकर के चलना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपका जो प्रवेश है वो कहाँ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो आपका हम कह सकते हैं कि कहाँ पर होम रूल लीग मूवमेंट में क्या है आपका प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग आपके समझ में क्या है आ जानी चाहिए। अब देखिए अब यहां पर मामला क्या बनेगा, अब यहां पर मामला आपका ये बन के आएगा। अब यहां पर मामला क्या बनेगा, देखिए यहां पर मेरे प्यारे साथियों मामला आपका ये बनकर आएगा, देखिएगा एक मिनट। अब यहां पर मामला आपका ये बन के आएगा कि जैसा हम देख पा रहे हैं कि 1908 में हम ये मान के चलते हैं कि भाई बीजी तिलक की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। 1908 में क्या है, बीजी तिलक की गिरफ्तारी है। 1908 में क्या है, बीजी तिलक की क्या है गिरफ्तारी है यहाँ पर, और बीजी तिलक की जो यहाँ पर गिरफ्तारी है उसको आपको थोड़ा यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, है ना। आ जाओ, बीजी तिलक की गिरफ्तारी, ठीक है। अब देखिए यहां से सवाल आते हैं, आप जान पा रहे होंगे यहां से सवाल आपको क्या है, हमेशा सवाल आपको मिलते हैं। 1908 में बीजी तिलक की जो गिरफ्तारी हुई है, तो पहली बात तो हम ये जोड़ के चलेंगे कहां पर इनको रखा गया, वर्मा की मांडले जेल में, वर्मा की मांडले जेल में, वर्मा की मांडले जेल में। और इस समय इनको क्या है ये तक पूछा गया 6 वर्ष का कारावास दिया गया, 6 वर्ष का कारावास दिया गया, 6 वर्ष का कारावास दिया गया। और 6 वर्ष का जो कारावास दिया गया उसमें जो एलिगेशन है, जो आरोप है, वो आरोप इन पर क्या लगाया गया, राजद्रोह का आरोप इन पर क्या लगाया गया भी, राजद्रोह का आरोप इन पर क्या है लगाया गया।
तो ये सब कुछ ऑलरेडी यूपी पीसीएस में वैसे भी पुटअप किया जा चुका है कि कहां पर इनको कैद में रखा गया। वर्मा की मांडले जेल में 6 वर्ष का कारावास रहा और 6 वर्ष के कारावास के संदर्भ में जो मेन ग्राउंड ऑफ एलिगेशन है वो क्या रहा है, एलिगेशन ऑफ सेडिशन, दैट मीन्स राजद्रोह का आरोप, राजद्रोह का आरोप। अब यहां से दो चीजें आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी, है ना। तो तलक साहब जेल में रहे तो उन्होंने केवल सोने का ही काम नहीं किया या उन्होंने केवल खाने का ही काम नहीं किया। यहां पर तलक साहब ने क्या है, कुछ बुक्स यानी कि कुछ किताबों को क्या है लिखने का कार्य किया था, कुछ किताबों को क्या है लिखने का कार्य किया था। यानी कि वर्मा की मांडले जेल में ही उन्होंने कुछ किताबें लिखने का कार्य किया था। और यहाँ पर 2 प्रकार की किताबें क्या हैं आप लोग जोड़ के चलेंगे। एक किताब क्या है जिसको उन्होंने क्या कहा था, गीता रहस्य। एक किताब क्या है जिसको उन्होंने क्या कहा था, गीता रहस्य। और एक किताब यहाँ पर क्या बन के आती है जिसका नाम क्या है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। तो ये दोनों किताबें आपसे कई बार परीक्षाओं में पुटअप की जाती हैं कि वर्मा की मांडले जेल में वो प्रमुख किताबें कौन सी हैं जिनको लिखने का कार्य किसने किया था, जिनको लिखने का कार्य तलक साहब ने किया था। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आगे का डिस्कशन क्या होगा, यहां से आगे का डिस्कशन हम ये मान के चलेंगे कि अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो 1908 में तलक साहब को क्या है 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है। और तलक साहब ने जेल से भागने का कार्य बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने अपनी सजा को संपूर्ण किया यानी कि पूरा किया। तो ये मान के चला जाएगा कि 1908 + 6 बराबर क्या हो जाता है, 1914 हो जाता है। तो हम विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पर ये कह सकते हैं, हम क्या विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1908 से 6 साल, तो 1914 का समय अब हम लोग क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं। और 1914 में ये मान के चलेंगे कि बीजी तलक क्या है, जेल से बाहर आए। बीजी तलक क्या है भी, जेल से बाहर आए। बीजी तलक जेल से क्या है बाहर आए। बीजी तलक क्या है, जेल से बाहर आए, है ना। अब जेल से बाहर आने के पश्चात उन्होंने काम क्या किया, यहां पर इस बात पर गौर करने की बात है। जेल से बाहर आने के बाद बीजी तलक का जो आपका प्रथम प्रयास है, अगर हम बीजी तलक के प्रथम प्रयास को यहां पर कैलकुलेट करने का काम करें, अगर हम बीजी तलक के प्रथम प्रयास को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करें तो प्रथम प्रयास में उन्होंने ये किया कि कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादियों के मध्य, कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादियों के मध्य, कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादियों के मध्य एकता स्थापित करनी चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए, या आप कहेंगे एकता स्थापित करनी चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए, है ना। बाहर आने के बाद पहला प्रयास उनका क्या है कि वो पहला प्रयास ये है कि कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादियों के मध्य क्या है, उन्होंने एक ग्राउंड ऑफ यूनिफिकेशन लाने का काम किया, एकता स्थापित करने का काम किया, एकता स्थापित करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर मामला ये बन गया मेरे प्यारे साथियों, एकता स्थापित करने का कार्य किया, ये अच्छी बात है कि आपका प्रयास अच्छा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो तलक साहब का पहला प्रयास है, यहाँ पर तलक साहब का जो पहला प्रयास यानी कि जो प्रथम प्रयास मैंने आपके सामने रखने का कार्य किया है, इस प्रथम प्रयास के साथ ही क्या है, आप क्या है विरोध जोड़ के चलेंगे। इस प्रथम प्रयास के साथ ही क्या है, आप विरोध जोड़ के चलेंगे, यानी कि उनके इस प्रथम प्रयास का विरोध किया गया। और विरोध जो किया गया तो विरोध करने वाले एक और कौन है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले। विरोध करने वाले एक कौन है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ यहाँ पर आपको किसको जोड़ के चलना पड़ेगा, फिरोज शाह मेहता को आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ आप किसको जोड़ के चलेंगे, फिरोज शाह मेहता को जोड़ के चलेंगे, है ना। क्योंकि देखो हमेशा से
अगर हम ये तीनों व्यक्ति क्या हम महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, और अगर हम तीनों व्यक्ति को कैलकुलेट करने का काम करें तो महाराष्ट्र की जो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता हमेशा एक साथ नजर आए, और ये तलक साहब के क्या हैं हमेशा एंटी नजर आए। ये तलक साहब के क्या हैं हमेशा एंटी नजर आए। अब जब तलक साहब ने बाहर आते ही कांग्रेस के उदारवादियों तथा उग्रवादियों के मध्य क्या है एकता स्थापित करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का यह मानना रहा कि अगर बीजी तलक अपने इस प्रयास में कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस में तो उनका कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात को समझो, कांग्रेस में तो उनका जो कद है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो रीजनल पॉलिटिक्स है वहाँ भी उनका कद बढ़ जाएगा, तो हम उनका कद नहीं बढ़ने देंगे। इस नाते जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं और जो फिरोज शाह मेहता हैं वो काफ़ी इस बात को लेकर के विरोध करने लगे कि नहीं नहीं, अभी हम उग्रवादियों के साथ क्या है किसी भी प्रकार का कोई एसोसिएशन या उग्रवादियों के साथ क्या है किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक मामला और हमको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। वो मामला यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये है कि बीजी तलक की एक चिंता और है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि बीजी तलक की अन्य चिंताएं जोड़ लेते हैं। बीजी तलक की अन्य चिंताएं, बीजी तलक की अन्य चिंताएं, बीजी तलक की क्या है अन्य चिंताएं। तो बीजी तलक की जो अन्य चिंताएं हैं उनमें एक चिंता तो ये है कि कांग्रेस 1906 के स्वराज रूपी कांग्रेस 1906 के स्वराज रूपी लक्ष्य को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, है ना। कांग्रेस ने जो 1906 में स्वराज रूपी लक्ष्य बनाया था, तो कांग्रेस 1906 में जो स्वराज रूपी लक्ष्य बनाती है, कांग्रेस उस लक्ष्य को ही आधार बनाते हुए क्या है, मैं तो कई बार कहता रहता हूं कि 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। और ये जो है ये बीजी तलक साहब की क्या है मेरे प्यारे साथियों एक गहरी यहां पर आप इसको क्या है चिंता ही मान के चलेंगे, एक प्रकार की गहरी क्या है चिंता ही आप इसको क्या है मान के चलेंगे। दूसरा मामला यहां पर यह बना, दूसरा मामला क्या बना यहां पर यह बना एक प्रकार से आप दूसरा मामला जो है यहां पर यह बना कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का धरातल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो धरातल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो धरातल है, हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो धरातल है, उस धरातल पर जो आईएनसी है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं चला पाई। आईएनसी जो है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं चला पाई, आईएनसी जो है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं चला पाई। तो तलक साहब के सामने जो है एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है। बाहर आते ही उन्होंने कांग्रेस के उदारवादियों तथा उग्रवादियों के मध्य क्या है एकता स्थापित करनी चाहिए, लेकिन विरोध हो गया। इस एकता स्थापित करने की प्रक्रिया में क्या है वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन साथ ही साथ जो बीजी तलक हैं वो अपने साथ मेरे प्यारे साथियों क्या हैं कुछ अन्य चिंताओं को भी लेकर के चल रहे हैं, या कुछ अन्य चिंताओं को भी क्या है जोड़ते हुए चल रहे हैं। और अन्य चिंताओं में यहाँ ये मामले आपके सामने आ जाते हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जो है 1906 के स्वराज रूपी लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर पिछले काफ़ी लंबे समय से क्या है कोई भी एक्टिविटी नहीं आई, कोई भी एक्टिविटी क्या है नहीं आई। अब यहीं से कहानी बनेगी, यहीं से कहानी हम क्या बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से इस नकारात्मक माहौल में, इस नकारात्मक माहौल में बीजी तलक को, इस नकारात्मक माहौल में बीजी तलक को एनी बेसेंट का सहयोग मिला।
एनी बेसेंट का सहयोग मिला, एनी बेसेंट का सहयोग मिला। एक बात ये आप यहां पर कह के चलेंगे। सेकंड बात क्या कहेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन चलाए जाने की सलाह दी, चलाए जाने की सलाह दी, चलाए जाने की एडवाइस दी, यानी कि चलाए जाने की सलाह दी, चलाए जाने की सलाह दी। तो हम कह सकते हैं कि इस नकारात्मक माहौल में तलख साहब को एनी बेसेंट का एसोसिएशन मिला, यानी कि एनी बेसेंट का सहयोग मिला। और एनी बेसेंट ने साफ साफ कहा कि आप अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल को गतिमान बनाना चाहते हैं, या अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या है, इस नकारात्मक माहौल में होम रूल लीग आंदोलन क्या है, चला देना चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, चला देना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर यह बात समझो कि हमको यहां से एक शब्द मिला जिसका नाम क्या है, पूरा ही लिख लेते हैं। जैसे ये शब्द ऐसे लिख लेते हैं कि होम रूल। तो होम रूल जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द प्रभावित कहां से है, ये शब्द प्रभावित कहां से है, ये शब्द प्रभावित है मेरे प्यारे साथियों कहां से, आयरलैंड से। ये शब्द प्रभावित कहां से है, आयरलैंड से। एक बात तो आप ये कहेंगे। दूसरी बात कहेंगे कि जी इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का मीनिंग आप क्या लेके चलेंगे, इस शब्द का अर्थ आप क्या लेके चलेंगे। तो इस शब्द का अर्थ आप या तो कहेंगे स्वराज, या तो आप क्या कहेंगे स्वराज, या फिर ओब्लिक करके आप क्या कहेंगे स्वशासन, या फिर ओब्लिक करके क्या कहेंगे आप स्वशासन, स्वशासन। इस शब्द का प्रथम प्रयोग, इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग है, इस शब्द का प्रथम प्रयोग, तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग आप कैसे लेके चलेंगे। एक आयरिश व्यक्ति आपको मिलेंगे, एक आयरिश व्यक्ति आपको मिलेंगे, एक आयरिश व्यक्ति आपको मिलते हैं। और जो आयरिश व्यक्ति उनका नाम क्या है, रेमांड, उनका नाम क्या है, रेमांड। तो रेमांड जो हैं, जो आयरिश व्यक्ति हैं, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले क्या है, प्रयोग करके दिखाया था। तो एनी बेसेंट की जो सलाह है वो भी आयरलैंड की ओर से ही है, क्योंकि आयरलैंड में उपनिवेशवाद के खिलाफ इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक क्या है सक्सेस हुआ था, काफ़ी हद तक क्या है कामयाब हुआ था। इस नाते आपको ये कैलकुलेशन भी साथ ही साथ क्या है करके चलना पड़ेगा कि होम रूल जो शब्द है ये आयरलैंड से प्रभावित है। इस शब्द का अर्थ आप दो प्रकार से बताएंगे, या तो कहेंगे स्वराज या फिर क्या कहेंगे स्वशासन। और इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो एनी बेसेंट की ओर से नहीं है, बल्कि किसकी ओर से, रेमांड की ओर से है। और रेमांड यहाँ पर कौन है, आयरिश मूल के क्या है, व्यक्ति हैं। रेमांड यहाँ पर कौन है, आयरिश मूल के क्या है, व्यक्ति हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है फाइनली, अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया है, फाइनली हमारे पास आ गया है होम रूल लीग मूवमेंट। पूरा बनाते हैं ऐसे, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट। अब बात को समझना, एक्टिविटी कब की है, 1916 की है। एक्टिविटी कब की, 1916 एडी की क्या है भी एक्टिविटी है। 1916 की क्या है एक्टिविटी आपके सामने आती है। बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे इसका उद्देश्य हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है। इसका उद्देश्य हम कैलकुलेट करेंगे, इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या रहेगा, स्वराज की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, स्वराज की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या रहेगा भी, स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति। बात को समझना, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, स्वराज की प्राप्ति रहेगा। लेकिन ठीक है, इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति रहेगा, लेकिन जो स्वराज है वो यहाँ पर बीजी तलक की ओर से क्या कहता है,
स्वराज जो है वो यहाँ पर बीजी तिलक की ओर से क्या कहता है, और जो स्वराज है वो यहाँ पर एनी बेसेंट की ओर से क्या कहता है। ये बात आपको क्या यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों समझते हुए चलना पड़ेगा। स्वराज बीजी तिलक की ओर से क्या कहता है और स्वराज जो है वो एनी बेसेंट की ओर से क्या कहता है। तो बीजी तिलक के स्वराज का मतलब क्या है? बीजी तिलक के स्वराज का मतलब यह है कि ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति। आप ये कहेंगे ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति, ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति। बीजी तिलक के स्वराज का मतलब क्या होगा भी? ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति हो जाएगा, ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति हो जाएगा। लेकिन यदि आप एनी बेसेंट के स्वराज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनी बेसेंट का जो स्वराज है वो आपको ये कहेगा, एनी बेसेंट के स्वराज का मतलब क्या होगा कि एनी बेसेंट ब्रिटिश शासन या सरकार से संपूर्ण मुक्ति नहीं चाहती हैं। एनी बेसेंट आपको ये समझाना चाहती हैं कि अगर आप भारत को कैलकुलेट करते हैं, अगर आप किसको कैलकुलेट करते हैं? इंडिया को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि भारत को यदि आप कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो भारत को आधार बनाते हुए आप दो प्रकार के कैलकुलेशन करो। जैसे एक और क्या हो जाएगा भारत के आंतरिक मामले, या एक और क्या हो जाएगा भारत के बाह्य मामले, भारत के बाह्य मामले। और भारत के बाह्य मामले इसका मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र स्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र स्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र स्तर पर हो जाएगा। तो जो भारत के बाह्य मामले हैं या जो केंद्र स्तर है, केंद्र स्तर पर जो एनी बेसेंट है वो किसका शासन चाहती हैं? वो किसका शासन चाहती हैं? वो ब्रिटिश शासन चाहती हैं। वो किसका शासन चाहती हैं? ब्रिटिश शासन चाहती हैं। किसका शासन चाहती हैं? ब्रिटिश शासन चाहती हैं। लेकिन अगर हम आंतरिक मामले बनाएं, अगर हम क्या बनाएं? आंतरिक मामले बनाएं। अगर हम क्या बना के चलें भाई? आंतरिक मामले हम बना के चलें। और आंतरिक मामलों का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंतरिक मामलों का मतलब क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्तर हो जाएगा। प्रांतीय स्तर पर एनी बेसेंट चाहती थी भारतीयों का शासन। किसका शासन? भारतीयों का शासन। किसका शासन? भारतीयों का शासन। भारतीयों का शासन। भारतीयों का शासन। तो यहां जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो हैं दोनों के अलग अलग है, हालांकि शब्द सेम है। शब्द जो सेम है उसमें साफ साफ कहा गया कि स्वराज स्वराज स्वराज, हम स्वराज चाहते हैं। लेकिन एनी बेसेंट का स्वराज अलग है। एनी बेसेंट केंद्र के स्तर पर या बाह्य मामलों के संदर्भ में ब्रिटिश शासन को अनुमति दे रही थी, लेकिन आंतरिक मामलों के संदर्भ में यानी कि प्रांतीय स्तर पर वो भारतीयों के शासन को क्या है? प्राथमिकता दे रही थी। वो भारतीयों के शासन को क्या है? प्राथमिकता दे रही थी। लेकिन जो तिलक साहब हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मामला चाहे केंद्र का हो या मामला चाहे राज्य का हो, हम दोनों ही स्तर पर क्या हैं? भारतीयों के शासन को स्थापित करना चाहते हैं। अर्थात हम ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति चाहते हैं। हम ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति चाहते हैं। तिलक साहब ने अपने स्वराज को प्रमोट करने के लिए इसी समय कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो तिलक साहब ने अपने स्वराज को प्रमोट करने के लिए या अपने स्वराज को क्या है हम कह सकते हैं कि मजबूती देने के उद्देश्य से इसी समय कहा था, है ना, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या है लेकर रहूंगा। तो अगर इस सेंटेंस को आपको जो एग्जामिनर है वो अगर किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहता है तो आप किसके साथ जोड़ के चलेंगे? होम रूल लीग मूवमेंट के साथ ही जोड़ के चलेंगे। और अगर इसी सेंटेंस को आपका एग्जामिनर कांग्रेस के किसी अधिवेशन या सेशन के साथ जोड़ना चाहते हो तो आप किसके साथ जोड़ के चलेंगे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के साथ, जो बाद में मैं आपको क्या है अलग तरीके से क्या है जोड़ के दिखाई दूंगा। इस समय जो तिलक साहब हैं उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत रूपी बच्चा
भारत रूपी बच्चा अब बड़ा हो गया है। भारत रूपी बच्चा अब बड़ा हो गया है। भारत रूपी बच्चा क्या बड़ा हो गया है, जिसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, 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 जिसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि तलक साहब इस सेंटेंस का प्रयोग करते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत रूपी बच्चा बड़ा हो गया है, जिसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, और फिलहाल उसका सबसे बड़ा अधिकार क्या है, फिलहाल उसका सबसे बड़ा अधिकार ये है कि आप उसे क्या हैंडओवर कर दें, आप उसे स्वराज हैंडओवर कर दें। और स्वराज का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश शासन से क्या है, संपूर्ण मुक्ति। ब्रिटिश शासन से क्या है, संपूर्ण मुक्ति। स्वराज का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश शासन से संपूर्ण मुक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को भी कैलकुलेट कराना मैंने सिखाया कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट करने का काम करेंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट करने का काम करेंगे। अब इसके बाद होगा क्या, अब पूरा जो है बैकग्राउंड तैयार है। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, इसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, तो मेरे प्यारे साथी जाएंगे कहाँ पर, अप्रैल 1916 सीधा। अप्रैल 1916 को जब आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो अप्रैल 1916 में जो है हम कहेंगे यहाँ पर क्या है कि बीजी तिलक द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट प्रारंभ। बीजी तिलक द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट क्या है, प्रारंभ है। संबंधित क्षेत्र कौन कौन से रहे, संबंधित क्षेत्र कौन कौन से रहे, संबंधित क्षेत्र कौन कौन से रहे, तो संबंधित क्षेत्र में हम मेजरली जो प्रमोट करके चलेंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। अगली बात आपको यहाँ पर ये जोड़ के चलनी पड़ेगी कि बीजी तिलक का जो ये आंदोलन है, बीजी तिलक का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के साथ हम क्या जोड़ेंगे, मुख्यालय जोड़ेंगे, मुख्यालय जोड़ेंगे। मुख्यालय कहाँ जाएगा, बेलगांव, और बेलगांव का मतलब क्या होगा, कर्नाटक। बेलगांव का मतलब क्या होगा, कर्नाटक। इस आंदोलन के जो हैं, इस आंदोलन के साथ हम जो जोड़ेंगे, है ना, ऐसे लिख लो, इस आंदोलन के साथ हम कह सकते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट की जो शाखाएं हैं, होम रूल लीग मूवमेंट की जो ब्रांचेस हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो जो ब्रांचेस हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, तो उनके अध्यक्ष कौन हैं, नाम आप प्रमोट करेंगे, जोसेफ 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 बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। तो बीजे तिलक ने इसको अप्रैल 1916 में क्या है, प्रारंभ कर दिया है। बीजे तिलक ने क्या है, इसको अप्रैल 1916 में प्रारंभ कर दिया है। संबंधित क्षेत्र आपके कर्नाटक महाराष्ट्र होंगे। हेड क्वार्टर आप कहाँ लेके चलेंगे, बेलगांव में लेके चलेंगे, कर्नाटक। और होम रूल लीग मूवमेंट की जो डिफरेंट ब्रांचेस आप लेकर के चलेंगे, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो वो जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस जो हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो मेजरली क्या हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा हैं। हालांकि जोसेफ बैप्टिस्टा को ही आप प्रमोट करना। एक करेक्टर और आते हैं, एनसी केलकर। तो यहाँ पर जो एनसी केलकर हैं उनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किसका है, जोसेफ बैप्टिस्टा का है। ठीक है,
और यहां पर बीजे तिलक की ओर से हम कहेंगे कि स्वराज का प्रचार, स्वराज का प्रचार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। और समाचार पत्रों में आप किसको प्रमोट करने का काम करेंगे? मराठा कोमा केसरी, मराठा कोमा केसरी, मराठा कोमा केसरी, मराठा कोमा केसरी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अप्रैल 1916 बीजे तुगलक द्वारा प्रारंभ है। संबंधित क्षेत्र कर्नाटका महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर बेलगांव कर्नाटका, शाखाओं का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। स्वराज का प्रचार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, और समाचार पत्र आपके क्या बनते हैं? मराठा, और मराठा के साथ क्या बनता है आपका? केसरी। अब यहां पर हम कहां जाएंगे? यहां पर हमको अब जाना पड़ेगा कहां पर? सितंबर 1916 में। अब हम कहां जाएंगे? सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में हम कहेंगे एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट प्रारंभ, होम रूल लीग मूवमेंट प्रारंभ। लेकिन यहां पर एक बात आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एनी बेसेंट हैं, इस गतिविधि के साथ, इस गतिविधि के साथ, इस गतिविधि के साथ कांग्रेस के उदारवादियों को जोड़ना चाहती थी। इस गतिविधि के साथ कांग्रेस के उदारवादियों को जोड़ना चाहती थी। इस गतिविधि के साथ कांग्रेस के उदारवादियों को जोड़ना चाहती थी। यही कारण था कि उन्होंने तिलक को कहा था कि पहले आप प्रारंभ कर दो। यही कारण था कि उन्होंने तिलक को कहा था कि पहले आप प्रारंभ कर दो, मैं कांग्रेस के उदारवादियों के साथ कम्युनिकेशन अपना इस्टेब्लिश कर लेती हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस के जो उदारवादी हैं इसके साथ जुड़ जाएं, और यदि कांग्रेस के उदारवादी इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारे स्वराज को नया बल मिलेगा। तो पहले उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करो, हम बाद में स्टार्ट करते हैं, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कांग्रेस के उदारवादियों को अपनी इस एक्टिविटी के साथ क्या जोड़ पाएं, या अपनी इस मूवमेंट के साथ क्या है जोड़ पाएं। लेकिन जब एनी बेसेंट अपने इस प्रयास में असफल हो गई, जब कांग्रेस के उदारवादी जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने हार करके सितंबर 1916 में क्या है अपने होम रूल लीग मूवमेंट को क्या है प्रारंभ करने का कार्य किया। अपने होम रूल लीग मूवमेंट को क्या है प्रारंभ करने का कार्य किया। तो एनी बेसेंट की जो एक्टिविटी है ये, इसके संबंधित क्षेत्र आप क्या बनाएंगे? संबंधित क्षेत्र में इतना कहना होगा, तलक के क्षेत्रों को छोड़कर, तलक के क्षेत्रों को छोड़कर, तलक के क्षेत्रों को छोड़कर, और एक तरीका यह हो सकता है भारतीय मानचित्र पर, भारतीय मानचित्र पर, भारतीय मानचित्र पर व्यापक स्तर 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 पर। ठीक है, अगर आप मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ रहा? अडयार, अडयार मद्रास। मुख्यालय कहाँ पर रहा? अडयार मद्रास, है ना। और जो लीग की शाखाएं हैं, लीग की शाखाओं का सचिव, इनकी लीग की शाखाओं का सचिव, लीग की शाखाओं का सचिव, तो लीग की शाखाओं का जो सचिव है वो किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुंडेल। किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। आंदोलन का प्रचार,
आंदोलन का प्रचार, आंदोलन का प्रचार अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र, अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र, अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र, अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र है ना, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से किया, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से किया, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से किया, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से किया। ठीक है जी, देख लें एक बार आप लोग। ये एनी बेसेंट को इस तरीके से आप जोड़ के चलेंगे। पहले उन्होंने तिलक को प्रमोट किया, कहा कि आप जाओ, आप स्टार्ट करो, हम कांग्रेस के उदारवादियों को अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस के उदारवादी उनकी ओर नहीं आए या कांग्रेस के उदारवादियों ने जुड़ाव नहीं किया, फिर उन्होंने हार के क्या है सितंबर 1916 में अपनी इस एक्टिविटी को क्या है मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ कर दिया। अपनी इस एक्टिविटी को मेरे साथ क्या है प्रारंभ कर दिया, मतलब अपनी इस एक्टिविटी को प्रारंभ कर दिया। संबंधित क्षेत्र कैसे बनाएंगे? तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय मानचित्र पर व्यापकता आपको लेके चलनी है। हेडक्वार्टर आप कहाँ लेके चलेंगे? अडयार मद्रास में लेके चलेंगे। उनकी लीग की शाखाओं का सचिव आप किसको बनाएंगे? जॉर्ज अरुंडेल को बनाएंगे। और आंदोलन का जो प्रचार होगा उन्होंने अपने प्रसिद्ध समाचार पत्रों के माध्यम से किया, समाचार पत्रों के माध्यम से किया। और जो समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कॉमनवेल्थ है, और एक आपका क्या बन जाता है? न्यू इंडिया आपका बन जाता है। एक आपका कॉमनवेल्थ बन जाता है, एक आपका क्या है? न्यू इंडिया आपका बन जाता है। अब यहां पर दो प्रकार के मामले हैं। एक एक्टिविटी क्या है जिसको आपने सिंपली क्या कहा? होम रूल लीग मूवमेंट, है ना। अब मैं एक ग्राउंड आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है ना। एक सवाल आता है, जैसे मान लीजिए आप क्या कहेंगे? होम रूल लीग आंदोलन। और एक ग्राउंड क्या होता है आपका जिसको आप क्या कहते हैं? अखिल भारतीय। यह सवाल आ चुका है यूपीपीसीएस में। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन। तो जनरली ये कहा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन के साथ क्या है? एनी बेसेंट का जुड़ाव भी है, और एनी बेसेंट के साथ किसका जुड़ाव है? तिलक साहब का भी जुड़ाव है। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या है कंफ्यूज कर सकता है। एग्जामिनर आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों परेशान कर सकता है। परेशान कैसे करेगा? देखो होम रूल लीग आंदोलन में खाली इस शब्दावली में जो आप सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे, जो आप सर्वाधिक प्राथमिकता देने का काम करेंगे, जो आप सर्वाधिक प्राथमिकता देने का काम करेंगे। और देखो जो आप यहां पर सर्वाधिक प्राथमिकता देने का काम करेंगे, है ना, ये क्या बनेगा? ये परीक्षा उपयोगी बनना चाहिए। ये क्या है? परीक्षा उपयोगी बनना चाहिए। परीक्षा उपयोगी बनना चाहिए। बिल्कुल कैसा बनना चाहिए? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, परीक्षा उपयोगी बनना चाहिए। तो सर्वाधिक प्राथमिकता आप किसको देने का काम करेंगे? बीजी तिलक को आप देने का काम करेंगे। किसको देने का काम करेंगे? बीजी तिलक को आप देने का काम करेंगे। कारण क्या? कारण यह है कि बीजी तिलक की ये जो एक्टिविटी है ये क्या है? ये सीमित क्षेत्रों में रही। ये क्या रही? सीमित क्षेत्रों में रही। सीमित क्षेत्रों में रही। सीमित क्षेत्रों में रही। और अगर आप इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे, इसकी आप शाखाओं की बात करेंगे या शाखाएं की बात करेंगे, तो लगभग में आपको क्या मिलेंगी? 60 to 80। यह आंकड़ा कभी एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, लेकिन कहने का तरीका हो सकता है कि मात्र क्या है? 60 से 80। लेकिन जो एनी बेसेंट की एक्टिविटी है, तो एनी बेसेंट की एक्टिविटी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये क्या है? ये भारतीय मानचित्र पर व्यापकता में दिखाई पड़ी। भारतीय मानचित्र पर, भारतीय मानचित्र पर व्यापक रूप में दिखाई पड़ी। व्यापक रूप में दिखाई पड़ी। व्यापक
रूप में दिखाई पड़ी। भारतीय मानचित्र पर क्या है, व्यापक रूप में दिखाई पड़ी। और अगर यहाँ पर आप शाखाओं की संख्या जोड़ के चलेंगे, शाखाओं की संख्या जोड़ के चलेंगे, तो शाखाओं की जो संख्या है वो लगभग में कितना है, शाखाओं की जो संख्या है वो लगभग में आपका कितना है, वो लगभग में आपको कितना लेके चलना है, 600 आपको लेके चलना है, 600 आपको लेके चलना है। तो ये मामला यूपीपीएससी में ऑलरेडी पुट अप किया गया है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन आप किसके साथ जोड़ेंगे। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन जो आप जोड़ के चलेंगे वो एनी बेसेंट के साथ आप जोड़ के चलेंगे। उनकी शाखाओं की संख्या तलक्की शाखाओं की संख्या से अधिक है और उनकी इस एक्टिविटी ने भारतीय मानचित्र पर एक व्यापक छाप छोड़ने का कार्य किया, भारतीय मानचित्र पर एक व्यापक छाप छोड़ने का कार्य किया, भारतीय मानचित्र पर एक व्यापक छाप क्या है, छोड़ने का कार्य किया। जबकि आप खाली होम रूल लीग आंदोलन है ना, इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता आप किसको देने का काम करेंगे, जो बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ पर क्या है परीक्षा उपयोगी बन जाना चाहिए। बीजी तलक, बीजी तलक, बीजी तलक, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है वो सीमित क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ी, इनकी जो एक्टिविटी है वो सीमित क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ी। शाखाओं की संख्या क्या है, 60 से 80 है। तो ये मामला भी क्या है, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। और इस मामले को भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप अपने साथ क्या है जोड़ते हुए चलेंगे। जुड़ाव जरूरी है, जोड़ना भी चाहिए। ठीक है, अब इस डिस्कशन में या इस टॉपिक में जो अगला डिस्कशन आपका होगा है ना, तो हम इस टॉपिक को भी कल की क्लास में कैलकुलेट करेंगे। और कल की क्लास में इस टॉपिक को कैलकुलेट करते हुए इस टॉपिक को हम जोड़ेंगे कहां, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के साथ। यानी कि यहीं से हमारी पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और यहीं से हमारी पुनः यात्रा प्रारंभ होते हुए क्या है वो कहां चला जाएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के साथ क्या है हम जोड़ के चलेंगे। क्योंकि अगर इससे आगे अभी मैं यहां आपको कैलकुलेट करवाता हूं तो लखनऊ अधिवेशन के साथ क्या है न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लखनऊ अधिवेशन के साथ न्याय करके चलना है। इस नाते इस डिस्कशन को हमें क्या है यहीं पर रोकना होगा। क्लास के साथ आप अपना जुड़ाव करेंगे, जो बातें समझाई गई हैं उनको गंभीरतापूर्वक क्या है समझने का कार्य करेंगे। ठीक है, बाकी यहां से कल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्रवेश कहां करा दिया जाएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आपका प्रवेश करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।